अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम कोरोना से कुछ हटके है क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स नेशनल लेवल पे भी हो रही हैं जिनके ऊपर हमें कुछ बात करनी है। उसमें से एक डेवलपमेंट जो है वो है नैब ऑर्डिनेंस की। जो मौजूदा हुकूमत है वैसे तो ये करप्शन के खिलाफ बहुत बातें करती थी, लेकिन पिछले साल जो था दिसंबर में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेके आए जिसके तहत बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी ऐसी थी जिसको इस्तिस्ना दे दिया गया कि वो नैब के कवानीन के अंदर नहीं आती। उसमें ऑब्वियसली अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया कि अपोजिशन का कहना था कि जी हमारी बारी तो तमाम कवानीन जो थे नैब के वो उसी तरह के थे, हमने जो फैसले किए हमें उनकी बुनियाद पर भी मुजरिम ठहराया जा रहा है। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं आप उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये कर रहे हैं कि आप ये ऑर्डिनेंस लेकर आए। काफ़ी बहस हुई, टेलीविजन की स्क्रीनों पर चला, लेकिन फाइनली हुकूमत जो थी वो ऑर्डिनेंस ले आई और उन्होंने उससे प्रोटेक्शन दे दी। अब हुआ ये कि पिछले दिनों कल परसों की बात है ये कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस था वो लैप्स कर गया और उसके बाद चूंकि इस वक्त ना तो नेशनल असेंबली इस वक्त बैठी हुई है ना सेनेट है, तो हुकूमत ने अब सोचा ये है कि एक और ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। उसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो बातें कर रही है। उसके अंदर सवाल ये पैदा होता है, जो इस वक्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डिनेंस पहले लाई उसके बाद अपोजिशन के साथ बहुत गुफ्तगू हुई। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में मसवदा भी मौजूद है, उसकी एक कमेटी के पास है, उसके अंदर वहाँ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक भी कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका सबसे बड़ा नारा ये हो कि वो अपोजिशन हो या उनके अपने लोग हों उसमें से करप्शन को ख़त्म करेगी, जब वो ऐसा नारा लेके आती है तो फिर वो कुछ लोगों को कैसे इस्तिस्ना दे सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अपोजिशन ने भी ये किया। बहरहाल अपोजिशन का तो उसमें ये भी था कि वो ये कहते थे कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो नैब के कवानीन थे उनके तहत अंदर हुए, जिसमें वो शायद खान अब्बासी साहब की मिसाल देते थे कि उनको इसलिए अंदर किया गया कि उन्होंने एक फैसला ऐसा किया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। जबकि नैब ऑर्डिनेंस था उसमें ये प्रोटेक्शन देता था कि अगर आप अपनी अथॉरिटी के अंदर एक ऐसा फैसला करते हैं जो गुड फेथ में करें, लेकिन बाद में अगर उसके नताइज बुरे आ जाए तो उसकी वजह से आपको नैब के कवानीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात यह है कि हुकूमत जो है वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अपने हद तक जो लोगों की बातें हैं, उन्होंने एक वज़ीर साहब ने एक इंक्वायरी भी बनाई थी, कमेटी थी वीट के ऊपर, शुगर क्राइसिस के ऊपर, उसकी रिपोर्ट नहीं आनी थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि नैब जो है उसको भी टेकअप करेगी। तो जो चह मुगैयां हो रही हैं वो ये भी हो हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो उसके अपने लोग हैं जिन्होंने बेईमानी की है वो भी नैब को भुगते, ताकि जो अपोजिशन और अवाम के अंदर ये इस तरह पाया जाता है कि सिर्फ नैब हुकूमत के जो मुखालफिन हैं उनको पकड़ता है वो ख़त्म हो जाए। इस सब के सिलसिले के करने के लिए हमने बुलाया अपने साथ हमारे रिपोर्टर हैं सोहेल बलोच साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सोहेल, ये बताइएगा ये क्या कर रही है गवर्नमेंट यार? पहले ऑर्डिनेंस ले आई, अपने लोगों को कुछ फायदा दे दिया, अब वो अपने लोगों को ऐसा लग रहा है, जो हम बैक चैनल में गुफ्तगू सुन रहे हैं वो तो ये हो रही है कि हुकूमत चाहती है कि अब अपने जो लोग थे जो शुगर और वीट के अंदर मुलव्वस हैं उनको भी जरा नैब के चक्कर लगवा लिए जाएं ताकि जरा थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट लग जाए। आपका ख्याल है यही वजह है? जी बिल्कुल। अगर बात करें पहले तो जो ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसकी तारीख जो है वो खत्म हो चुकी है और आज के बाद जो है वो नैब जिस तरह से पहले काम कर रहा था, ब्यूरोक्रेट या दीगर जो मामलात हैं जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती थी या जिनको बुलाया जाता था, वो आज के दिन से दोबारा उसका आगाज हो गया। और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से ये चीज सामने आ रही है कि अपोजिशन और वो मिलकर कोई इस पर जो है वो तरमीमी बिल लाएंगे या कोई नया जो है इस पर जो है हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे साथ किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं किया गया और ना ही हुकूमत की जानिब से इस पर कोई जो है वो हिकमत अमली के लिए बुलाया गया। लेकिन ऑर्डिनेंस की जहाँ तक बात है, ऑर्डिनेंस जो है वो पास तो करा लिया गया था, लेकिन उसके बाद इसका कोई खासा फायदा वक्तन फक्तन तो हुआ, उसके बाद फिर से वो खत्म हो गया। जबकि नैब इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट जितने लोग है उस रिलीफ को खत्म करवाने के लिए अदालतों का रुख कर किया है और उनको जो है दोबारा से कानून के दायरे में लाने के लिए जो है वो हिकमत अमली बनाई गई। इस पर लीगल टीम की जानिब से मुशावरत की गई, कानूनी माहिरीन जो है नैब के उनकी मुशावरत का अमल जारी रहा। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि चीनी और आटा जो स्टैंडर्ड है इस पर जो है बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब की जानिब से इजाजत दे दी गई है। अब ये देखना ये है कि ये तहकीकात के लिए जो इजाजत मिली है इसको नैब किस रुख से लेता है और किस तरह से इसको जो है वो जिम्मेदारान है जिन्होंने जो है वो जखीरा अंदोजी की या जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और पंजाब पूरे पाकिस्तान के अंदर और जो पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर आटे का बहरान पैदा किया और चीनी का बहरान पैदा किया,
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आया कि जिस तरह से 56 या दीगर मामला सामने आए थे और उन पर सडनली जो है वो नैब की जो जानिब से तमाम तर जो है वो कानूनी तकासों को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तारियां भी आपने देखी, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और बड़े बड़े रिकॉर्ड भी मंगवाए गए और छापे भी मारे गए। लेकिन अब इस केस के अंदर ये नैब को भी देखा जाएगा कि आया कि वो अपनी साख को किस तरह से बहाल रखता है या मुतासिर रखता है। अगर उसकी इजाजत मिल गई है, बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब की जानिब से इसकी इजाजत दे दी गई है, लेकिन अब इस पर जो है वो नैब को एक्शन लेना होगा और इस पर जो कि सुहेल, मैं अगर आपसे ये पूछूं, देखें अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो नैब है उसने भी बहुत एहतजाज तो किया, आप बता भी रहे हो, उन्होंने ये कहा था हमारे पर काट दिए गए, तो अब नैब ने भी फिर मेरा ख्याल है जब उनको मौका मिलेगा तो वो ज्यादा अग्रेसिवली परसू करेंगे इन केसेस को, ये साबित करने के लिए कि जो उनके पर काटे जा रहे थे अगर वो ना काटे जाए तो वो बहुत परफॉर्म कर सकते हैं। आखिरकार विद इन दी गवर्नमेंट भी अदारों के माबैन भी आपस में एक चपकल चल रही होती है ना कि मैं एक दूसरे से को आउट परफॉर्म करूंगा, तो उसको नजर में अगर देखा जाए तो ये तो अच्छी बात है ना, आवाम के लिए तो ये अच्छी बात है कि नैब अगर फुल हरकत में आएगी वीट क्राइसिस के अंदर, शुगर क्राइसिस के अंदर, तो जो लोग हैं उनको सजाएं तो मिलनी चाहिए। नहीं तो अच्छी बात है अगर हुकूमत और नैब के दरमियान कुछ चपकली चलेगी तो उसका फायदा तो आवाम को ही होगा ना। बिल्कुल आपने राइट कहा, ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, पाकिस्तान का हर फर्द, हर नौजवान, हर एक शहरी चाहता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाइयां की जाए। नैब का अदारा जो लोग मुनाफाखोर हैं या इस तरह से अवाम के मफाद को चोरी करते हैं उनको जो है कानून के कटारे में लाना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ ये होता है कि जहाँ मफादात आ जाते हैं, जहाँ सिफारिशात आ जाती हैं, जहाँ पर ऐसी बड़ी सिफारिशात आती हैं वहां पर हमारे कानून के अदारे भी जो है वो हरकत में नहीं आती। अब ये फैसला नैब पर है कि जिस तरह से नैब पहले कार्रवाइयां करता रहा है और बड़े बड़े जो लोग करप्शन में मुलविस थे, जिस तरह से नैब ने उन पर इल्जामात लगाए उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां में लाई, तो अब ये चीनी और आटा से स्कैंडल है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर नैब ने खुद इस पर जो है वो नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का बाकायदा हुक्म दिया है। लेकिन इसमें नैब ये कह रहा है कि जितनी देर तक वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो FIA की है वो नहीं आती उतनी देर तक नैब इस पर जो है वो अंदरूनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है, लेकिन वो उसको जो है वो बाहर आकर जो सारी चीजें सामने नहीं आ रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो कब तक आती है, उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, उसके बाद नैब में हरकत में आएगा। FIA ने एक बड़ी ताजील जो है इस पर मेहनत की और इसके अंदर तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। FIA की जानिब से मुख्तलिफ मराहिल के अंदर जो है इसकी तमाम तकासों को देखा गया, जिसमें एंटी करप्शन भी मुलविस थी। एंटी करप्शन और FIA की दोनों की जो है कंबाइन ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही और उनको बेनकाब किया गया और इस पर हुकूमत का भी रद्द अमल फौरी आया, कुछ वज़रा को जो है वो तब्दील किया गया। ये अच्छा इक़दाम है, लोगों ने इसको सराहा, लेकिन जितनी देर तक उनको सजाएं नहीं मिलेगी, जितनी देर तक जो लोग इसमें मुलविस थे उनको कानून के कटारे में नहीं लाया जाएगा, उतनी देर तक ये हुकूमत पर भी सवालिया निशान रहेगा कि वो अपने ही लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और अपोजिशन के जहां बारी आती है वहां पर फौरी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं, फौरी उनको तलब भी किया जाता नहीं, है। लेकिन सुहेल जो पिछला ऑर्डिनेंस आया था उससे ऑपोजिशन ने भी तो फायदा उठाया ना, इसीलिए तो ऑपोजिशन ने शुरू में उसकी मुखालफत की, लेकिन अंदर खाते जब नैब के केसेस आए तो उसके अंदर उन्होंने उससे फायदा उठा लिया। तो अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी ऑपोजिशन जो है एक नया ऑर्डिनेंस लाने में हुकूमत की मदद कर देगी, क्योंकि बिल तो पास नहीं हो सकता ना, इस वक्त तो असेंबली का इजलास ही कोई नहीं हो रहा, ना नेशनल असेंबली हो रही है, ना सेनेट चल रही है और ना वो आने वाले दिनों में कोरोना की सिचुएशन की वजह से कुछ हम देख रहे हैं इजलास होता हुआ, तो फौरी तौर पर तो हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ही पास करेगी, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट करेगी ऑपोजिशन जो है इसमें। असल इसमें ये बिल्कुल आपने बजा कहा कि सब जो है इसमें फायदा उठाने के लिए बेकरार थे और इसमें अब भी अपोजिशन के तमाम हल्के जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है ये काला कानून है, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन जो नवाज शरीफ हैं उनका आपने बयानिया सुना होगा, जब वो अदालतों में गिरफ्तार हुए या अदालतों में पेश हो रहे थे नैब में, तो उस दौरान उनकी जानिब से बयान सामने आया था हमने जो भुगतना था वो भुगत लिया, अब हमसे तो सजाएं काट रही हैं। अब ये जो हुकूमत है उनकी बारी आई है तो ये लोग ऑर्डिनेंस ला रहे हैं या ये तब्दीली का सोच रहे हैं, लेकिन अब भी मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के हलकों से ये आवाजें उठ रही हैं कि नैब के जो है कानून उसको तब्दील होना चाहिए, उसके अंदर मुस्बत तब्दीली लानी चाहिए, उस पर में सियासतदानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जब अदारे का क़याम अमल में लाया गया तो उसको काम करना चाहिए। ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हर एक बंदा चाहता है, हर शख्स चाहता है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो लोग गलत हैं उनको जो है
इस तरह के अदारों के जरिए कटायरे में लाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए लोग खौफ ज़दा हों और जो गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए वो मिले। जो गरीब आदमी की जो मेहनत है वो उस पर जो लोग डाका डालते हैं, जो टैक्सों पर डाका डालते हैं, उनको जो है कानून के कटारे में लाना चाहिए। जहां तक आपकी रही बात के ऑर्डिनेंस नया लाया जाएगा या कोई तरमीमी बिल लाया जाएगा, तो यकीनन उसके लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से इंडिया दे रखा है। मुख्तलिफ उनके मिनिस्टर वजीर जो है वो कह चुके हैं कि अपोजिशन के साथ मिल बैठकर जो है वो कानूनी जो है वो तकाजों को देखते हुए तरमीमी बिल लाया जाएगा और इस कानून के अंदर जो है वो तब्दीलियां लाई जाएंगी जो कि नैब के अंदर सख्त हैं। लेकिन इसमें यह भी बताता चला जाऊं, नैब सराय के मुताबिक अब बारियां जो है वो हुकूमती जो MPAs हैं या दीगर रहनुमा उनकी भी आनी है। लेकिन उस हवाले से भी नैब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है खुफिया तौर पर, वो भी नैब के रडार पर हैं। अब गिरफ्तारियां कब अमल में लाई जानी है ये कबल अज वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप पता है आज भी जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है मियां जवेद लतीफ वो नैब में पेश हो रहे हैं। उनका सफाजात का केस है, उन्होंने भी इस ऑर्डिनेंस की आड़ में जो है वो अदालत से रुजू भी किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस जब आ गया तो नैब जो है वो किस हक से मुझे तलब कर रहा है सफाजात केस में, लेकिन वो अभी नैब में पेश हुए। आज के दिन जो है वो ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है उसकी जो है वो, उसके बाद अब नया इसके बहुत सारे रिप्रिकॉशंस होंगे। सोहेल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक बात और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आवाम को बतानी जरूरी है कि जो इस नैब का ऑर्डिनेंस है इसके तहत जो गवर्नमेंट के अफसरान थे, चाहे वो वज़रा थे या वज़ीर आज़म थे, अगर उन्होंने कोई फैसला किया उनको सिर्फ ये साबित करना था कि वो फैसला गुड फेथ में लिया गया है और उसके बाद जो उसके रिप्रिकॉशंस थे उसके उनको जिम्मेदार नहीं होना था। आम हालात में जो नैब का मौजूदा कानून है उसमें ये नैब कहता है कि अगर आपने वज़ीर आज़म के तौर पर एक फैसला किया और उससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन जो नैब का ऑर्डिनेंस था वो इससे उनको फायदा ये दे रहा था कि वो वज़ीर आज़म को कह रहा था कि अगर आपने वो काम फैसला गुड फेथ में किया, यानी आपने दिल आपका अच्छा था, आपका सब कुछ ठीक था और कोई ओवर तरीका का ज़ाहिर नहीं हुआ जिसमें आपने कोई पैसे लिए या कुछ लिया, तो आपको सजा नहीं हो सकती। अब जब वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे और सवाल आ जाएंगे। IPPs का जो केस आजकल चल रहा है, वज़ीर आज़म साहब उस पर भी तहकीकात करवा रहे हैं। जब उसकी रिपोर्टें सामने आएंगी तो उसमें नजर आएगा कि जो ये IPPs थी, जो ये पावर जनरेशन कंपनीज थी जिनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए, बहुत ज़्यादा उनको रेट ऑफ रिटर्न दिए गए, तो यकीनन जब नैब का ऑर्डिनेंस के तहत उसमें प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगी तो जिन जिन लोगों ने वो फैसले किए थे, जिन जिन लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उनको भी नैब के केसेस भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि अब खाली उनको ये साबित नहीं करना कि गुड फेथ है, उनको ये भी साबित करना है कि उन्होंने उसमें कोई पैसे नहीं कमाए। जो नैब का सारा कानून है, नैब की सारी चीज़ें हैं, इसको काला कानून तो कहा गया बहुत ज़्यादा, लेकिन जो अपोजिशन है वो इसके बारे में गवर्नमेंट के साथ मिली नज़र आ रही थी। हम कोशिश कर रहे थे कि हमें अपोजिशन का कोई राब्ता हो जाए, तो मेरा ख्याल है हमारे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सब आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक साहब, आप बताएं आप कैसे? राना साहब ये बताइएगा कि ऐसे तो लग रहा था जब नया ऑर्डिनेंस आया था तो अपोजिशन ने बहुत मुखालफत की, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपोजिशन को एहसास हुआ कि भाई हम भी इसका फायदा उठा सकते हैं और अपोजिशन के बहुत सारे लोग जिनके केसेस नैब में थे उन्होंने उससे फायदा उठाया या उठाने की कोशिश की। अब ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, अब हुकूमत की आप फिर मदद करेंगे? हुकूमत अगर आपसे पूछेगी तो आप कहेंगे कि ऑर्डिनेंस और पास ले आएं और काम चला लें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन इफ्तिखार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल का कि आप कौमी इश्यूज को टेक अप करते हैं। गुजारिश ये है कि ये नैब ऑर्डिनेंस आया कब था, इसको लाया कौन था? जब 12 अक्टूबर 1999 को आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया, आपके इलेक्टेड पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले प्राइम मिनिस्टर को बंदूक की नोक पर बंद कर दिया गया, तो ये 30 अक्टूबर 1999 को आया था और परवेज मुशर्रफ इसको लेकर आए थे सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए और मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने के लिए। तो आप देखें कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार रहे, सजाएं हुई, उम्र कैद हुआ, सब कुछ हुआ, जलावतनियां हुई, सब कुछ हमने बर्दाश्त किया। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आती है और वो 6 जून 2013 को हमने तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आज देखें कि हमजा आपने नैब ऑर्डिनेंस की बात की, तो ये बात आज के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याई साहब हैं, ये उनकी बात है कि वो कराची में खिताब कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी से और उन्होंने कहा कि देखें मैं आप दोस्तों के लिए ये नैब ऑर्डिनेंस लेकर आया हूं, अब आपको कोई नहीं पूछेगा, अब हमारी ब्यूरोक्रेट टीम को कोई नहीं पूछेगा। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस ऑर्डिनेंस के होते हुए हमजा शबाशी साहब को 11 माह हो चुके हैं, वो इस जालिम हुकूमत के जुल्म की भीख चढ़े हुए हैं और वो आज भी कोर लखपत में बंद हैं।
उसके बाद आप ये देखें कि शाहर खाकान अब्बासी ने 6 माह जेल भुगती, राणा सनाउल्लाह ने 6.5 माह जेल भुगती है, और उन पर तो नैब केस नहीं था। राणा साहब का केस तो मुख्तलिफ था ना, उन पर तो एएनएफ का केस था। और एएनएफ का केस कहां पे गया? ये जो हुकूमत है, मैं समझता हूं, जो इमरान अहमद खान न्यायसा फरमाते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मूंछों से पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार करूंगा। आज जब घर की बात आई, आज जब एटीएम मशीनों की पकड़ की बात आई, तो वो ऑर्डिनेंस भी आता है, और वो ऑर्डिनेंस, ये आप ज़हन में रखें कि जो जब स्टैंडिंग कमेटी प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, जब उसमें केस आता है तो उसमें हुकूमती मेंबरान के साथ साथ अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं। हमने तो, मेरे भाई जो मियां नवाशी साहब ने कहा, जब वो कोट लखपत से उनको दोबारा नैब के हुकूमत खाने में बंद किया गया, तो मियां नवाशी साहब ने यही कहा था कि हम भुगत रहे हैं, हम भुगतेंगे। इशू ये है कि आज क्या हो रहा है, चीनी स्कैंडल के नाम पर 100 अरब का डाका मारा गया। कहां पे है तरीन साहब, कहां पे है खुसरू साहब, और खुद इमरान खान साहब ने ये तहकीकाती टीम आने से पहले खुद फरमान जारी किया था कि इस तहकीकाती टीम में आटा और चीनी स्कैंडल में इमरान खान साहब ने खुद फरमाया था कि तरीन साहब और खुसरू साहब नहीं है। बाद में वो आ गए, तो उनको पता नहीं था ना राणा साहब, उनको पता नहीं था। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने देखी तब उनको पता चला ना। अभी तो वैसे भी उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना है। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे इसके अंदर पूछने दें, मुझे एक मौका दें सवाल पूछने का। सवाल मेरा ये है कि आपकी सारी बात से मुझे लग रहा है कि आप जो ये ऑर्डिनेंस हुकूमत लेके आई थी उसके हक में नहीं थे, लेकिन आपके बहुत सारे बुजुर्ग, आपके जो बहुत सारे लीडरान हैं, उन्होंने अदालतों में तो उसका फायदा उठाया ना। अदालतों में तो जाके कहा गया कि देखें जी ऑर्डिनेंस आ गया, इसके तहत हमें अब ये फायदा हासिल हो सकता है। हसन साहब जब ऑर्डिनेंस आ गया और वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, तो जब एक कोर्ट में कानून आ जाता है तो उसको डिस्कस करना तो हमारे वकील का हक होता है। बिल्कुल हक होता है। तो इससे मुल्क का सवाल मेरा अगला ये है कि फिर आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि आप फिर अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस पास करेगी तो अपोजिशन जो है उसको सपोर्ट कर लेगी। नहीं, हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि ये काला कानून है। ये देखना कैसा कानून है कि हमारे साबका मेंबर सूबाई असेंबली हाफिज नमान साहब जो है वो 13 माह जेल में रहे, और अब इस हफ्ते उनको फारिग कर दिया गया है कि वो बेगुनाह हैं। तो मैं समझता हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राणा साहब, हम एक ब्रेक ले लें, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं कौन देगा? हाँ। ये जालिम हुक्मरान, ये मैं समझता हूं कि राजा कमरुल इस्लाम हो या मियां शबाशी साहब हो या मियां नवाशी साहब हो, ये जो हमारे लिए नैब कोर्ट है, हमारे लिए नैब जेलें हैं, तो आपके लिए है लेकिन आपकी हुकूमत के लिए नहीं है। मैं एक ब्रेक ले लूं, राणा साहब वापस आता हूं तो फिर मैं बात यहीं से कंटिन्यू करता हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं तो राणा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। कोशिश करते हैं गवर्नमेंट का भी कोई आदमी आ जाए ताकि हमें जरा गवर्नमेंट का मौका भी मिल जाए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से हम बात कर रहे थे राणा साहब से, वो कह रहे हैं कानून काला है, लेकिन मसला ये है कि ये काला कानून जो है ये तो हमेशा से था। मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास जब हुकूमत थी वो भी 2013 में रही, उनके पास भी वो तादाद थी, वो इस कानून को चेंज कर सकते थे पीपल्स पार्टी की मदद से। पीपल्स पार्टी 2008 में जब आई, जब 18वीं तरमीम हुई तो उसके साथ जो बात हुई उसके अंदर भी चेंज किया जा सकता था। लेकिन देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद इस कानून से दूसरों को शिकार किया जा सकता हो, इसलिए शायद तब्दीली नहीं लाई जा सकती। हमारे साथ जी सुहेल बलोच साहब हैं और राना रशीद साहब हैं। सुहेल से पूछ लेते हैं कि सुहेल ने सारी राणा साहब की बात सुनी है कि सुहेल, राणा साहब तो कह रहे हैं कानून काला है, अब काला कानून है तो फिर उसको कैसे चेंज किया जाए? हसन, ऐसे होता है, कानून काले नहीं होते, लोगों के कारनामे काले, इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करते हुए वो काले होते हैं। राणा साहब अपनी पार्टी को डिफेंड करने का उन्हें पूरा हक है। बात ये है कि जैसा आपने भी कहा, जब इनकी हुकूमतें रही तो इन्होंने क्यों नहीं कानून में तब्दीली की? क्या इनका गठजोड़ था पीपल्स पार्टी के साथ? ये समझते थे कि कोई और जमात नहीं आएगी न तो नैब? आपने देखो ना, इस हुकूमत से कबल जब चौधरी कमरुल जमान था चेयरमैन नैब, तब नैब की कारकर्दगी देख लें, नैब बिल्कुल जीरो थी। नैब एक जो अदारा बनाया गया था इस हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, और आपकी सोसाइटीज के अंदर धोखे हो रहे थे, और इसके अलावा दीगर जो ऐसी सोसाइटी बनाई गई वहां पर लोगों को लूट मार की गई, पैसे लूटे गए। ठीक है, नैब का कानून जो है वो उसको जो है वो मेरिट होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या पीटीआई है, जो भी हो, जिसके खिलाफ एविडेंस है, सबूत है, नैब सिर्फ
उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि सिर्फ जो है मेरिट से हटकर करे। जहाँ तक हम बात अब ये रही कि अब इस ऑर्डिनेंस जो है अब नया ये तो खत्म हो चुका है, जो कि हुकूमत की जानब से तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया था। अब नैब उसी तरह से जैसे 1919 में थी उसी तरह से बहाल है, और इसी तरह से अब जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को भी पकड़ेगी, और जिस तरह से ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयों कर रही थी, या जो लोग जिनके खिलाफ नैब को शिकायत मसूल होती हैं उनको वो जिस तरह से उनका तरीकाकार है वो दोबारा से बहाल होगा। नैब की जानब से ये भी इंदिया दिया गया जिन लोगों को रिलीफ मिला है अदालतों से इस ऑर्डिनेंस की आड़ में, उनके खिलाफ भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारे जो राजा परवेज अशरफ है या दीगरों को जो रिलीफ मिला है उनके खिलाफ जो है उन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया है। लेकिन तो बात यह है कि नैब को भी चाहिए था कि अदालतों के अंदर जब केस ही चलते रहे तो सबूत पेश करके जो है जल्दी जल्दी फैसले करवा लेना। नैब भी तो देखो ना सोहेल, नैब भी तो अब इस तरह वो बता रहे थे कि 13 महीने लोगों को रखती है अपने पास और फिर वो बेगुनाह हो जाते हैं, तो फिर ये नैब अपने साथ खुद भी तो इशू मसाइल क्रिएट कर रही है ना। अगर वो 13 महीने लोगों को रखेगी ऐसे और जिनके पास इतना स्ट्रॉन्ग केस भी नहीं होगा के बाद में उनको अदालतें जो वो बरी कर देंगी तो खुद ही मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। मुझे जरा राणा साहब से जरा थोड़ी सी पूछने की बात, राणा साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुस्लिम लीग नून से कहती है कि भाई हमने एक नया ऑर्डिनेंस लेके आना है, पिछला वाला लैप्स कर गया है तो आप हमारी मदद करेंगे, मतलब ऑब्वियसली इस वक्त चूंकि उनको आपके वोट्स वगैरह तो नहीं चाहिए लेकिन एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, तो क्या आप वो मॉरल सपोर्ट उनको देंगी? मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी सियासी जमात है अपोजिशन की। असल साहब बात यह है, कानून साजी जो जब असेंबली में होती है उसमें गवर्नमेंट के पास अददी अक्सरियत होती है उसको पास करने की, और अपोजिशन के पास होती है सजेशन प्रपोजल देने का और चीज को पॉइंट आउट करना। हम ये कह रहे हैं कि नैब में ये कैसी नैब है कि अगर इमरान अहमद खान न्यायी साहब पर हेलीकॉप्टर पूछेगा, अगर परवेज खटक साहब पर मालूम जब्बे वाला केस है, रेफरेंस तैयार है, कोई नहीं पूछेगा। खुशबू बख्तियार साहब पर करप्शन का रेफरेंस तैयार है और मुल्तान नैब ने टेका किया है तो इंक्वायरी तब्दील होकर लाहौर आ जाएगी। अगर महमूद खान चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का केस है उसको कोई नहीं पूछेगा। और अगर वहां पर सबसे बड़ा जो बिलियन ट्रीज 8 अरब गवर्नमेंट के खजाने से आउट ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो प्रोसेस पीटा प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर निकलते हैं, कोई नहीं पूछेगा। फिर सबसे बड़ी जो आपकी बीआरटी, आपकी मेट्रो बस पेशावर जो 22 अरब से शुरू होकर 100 अरब तक पहुंच चुकी है, और जो गलबन अप्रैल 2017 में शुरू हुई थी और अप्रैल 2018 में मुकम्मल होनी थी, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुई, कोई नहीं पूछेगा। और फिर जब ये आटा स्कैंडल आता है चीनी तो नैब ने कहा टेकअप कर लिया। फिर कैसा टेकअप कर लिया? अब फराजिक, अब अगर मीर शकील रहमान साहब वाला केस है और वो आप देखें 34 साल पुराना है, तो आपकी कोर्ट ने रिलीफ दिया डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ साहब को आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो अब उनको तलब कर लिया और सैटरडे संडे को छुट्टी होती है। मेरा ख्याल है इन हुक्मरानों को, इन जालिम हुक्मरानों को नहीं पता कि वो छुट्टी वाले दिन भी मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं। कुछ शर्म, कोई हया, कोई कोरोना जैसा मर्ज है और लोगों की ये कोर्स बंद नहीं है। स्पेशल जो कोर्स है मैं समझता हूं उनके लिए कोर्स खुली हुई है आम केसेस के लिए, और जो डेली केसेस थे उनको आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, बलोच से ज्यादा समझते हैं। तो एक 70 साल के मरीज को तलब किया जा रहा है। मैं कहता हूं ये है इमरान नियाजी साहब और नैब कट तोड़। अच्छा, तो इस सारी बात से तो राणा साहब मैं ये अगर अखज करूंगा आपकी सारी बात जो से मैं ये अखज कर रहा हूं कि अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन होता इस तरह है, पिछली दफा भी हुआ, इनिशियली जो 15-20 दिन थे ऑपोजिशन ने बहुत उसकी खिलाफ बात की और टेलीविजन के ऊपर भी बातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में हुआ कि ऑपोजिशन भी बैठ गई। ये काला कानून है, ये कैसा कानून है कि 90 दिन आपको रिमांड में रखते हैं। सबसे बड़ा जुर्म है कत्ल का, उसका रिमांड 14 दिन का है। ये परवेज मुशर्रफ नामी काफ लीग वाले ये उन लोगों ने बनाया था, अब कहां? तो राणा साहब देखें नहीं, इसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही 2013 में, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, आप दोनों में से किसी ने भी इसको चेंज नहीं किया। आप मेरा ख्याल है ये सोचते रहे ना कि हम इसको अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, और अब आपकी बारी आ गई तो आप नाराज हो रहे हैं। देखें नहीं, असद साहब नहीं, 1999 को भी हम गिरफ्तार हुए थे, हमें सजा हुई थी, और फिर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो यार नैब कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। आप तो माशाल्लाह मुझसे ज्यादा
पढ़े लिखे हो नहीं, लेकिन उसी वक्त आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो थे वो FIA के थ्रू जरदारी साहब के खिलाफ इंक्वायरियां करा रहे थे। वो जो जरदारी साहब के खिलाफ केस चल रहा है वो बैंक अकाउंटों वाला के जो ठेले वाले का अकाउंट है, वो सारे केसेस तो जनाब आपके टाइम में खोले थे ना, तो इसका मतलब है आधा मिटा दे। गुजारे ये है, अगर अदारों ने कहीं पर गलत किया है तो वो मैं उसको गलत ही कहूंगा। कहां पर डॉक्टर आसम के 470 अरब गए, कहां पर अयान अली है, और फिर मियां शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मेट्रो बस में हम पेश नहीं होते रहे। और उसके बाद आज चीना को आज 25 माह हो गए गिरफ्तार हुए। खता का खौफ होता है, खता को जान देनी है। आदम चीना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है, उन पर जो मालूम जब्बे वाले केस है उनको कोई नहीं पूछेगा। और ये खान साहब मैं समझता हूं मेहरबानी फरमाकर अपनी जुबान पर रियासत मदीना का नाम ना लिया करें। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो हैं। जब रियासत मदीना का नाम आता है तो फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो एक जानवर के प्यासे या भूखे रहने पर भी अपने आप को जवाब दे समझते थे। बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में शायद इसलिए आप देखेंगे, मुझे जो बैक चैनल से हम बातें सुन रहे हैं, जो हमारे दोस्त हमें बातें बता रहे हैं, उसके अंदर ये नजर आ रहा है कि खान साहब खुद चाहते हैं कि जो ऑर्डिनेंस की वजह से कुछ लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन मिल गई थी वो उनको ना मिले, और कुछ 15-20 दिन के लिए जब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां का आगाज कर ले नैब, तो उसके बाद जो है ऑर्डिनेंस को दोबारा ले आ जाए। राज साहब हम एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखता हूं। नाज़रीन, लेट्स विल टेक अ ब्रेक, सी ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी डिस्कशन चल रही थी, राना अच्छा साहब मेरे साथ हैं। मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि जब गवर्नमेंट की बात आती है, जो गवर्नमेंट में होता है वो चाहता है कि अपनी जो दूसरी अपोजिशन है उसको किसी न किसी तरीके से बुरा दिखा दे। अब राना साहब क्या मान तो नहीं रहे थे इस बात को, मैंने कह रहा था कि उनके दौरे हुकूमत में जरदारी साहब के खिलाफ बड़े सारे केसेस निकले, वो ये कह रहे थे कि ठीक है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन होता यह है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तब आप उन गलतियों से नहीं सीखते, जो ही आप अपोजिशन में आते हैं तो आपको अपनी तमाम गलतियों से सीखे हुए सबक याद आ जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है राना साहब के PTI के साथ भी ऐसा ही हो, अभी वो ऐसा नहीं समझ रही, आज से 3 साल बाद जब उनकी हुकूमत खत्म होगी, उनके स्कैंडल्स आएंगे, उनके लोगों को नैब का सामना करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो तब जाके समझे इस बात को कि नैब का जो कानून है उसमें तब्दीली की जरूरत थी। जी खासकर मैं ये करूंगा, हम बिल्कुल हर चीज को समझते हैं, लेकिन हमारा मौकफ ये है, हमारे पास 2013 में 2/2 अक्सरियत थी, हम अमेंडमेंट कर सकते थे। हमने इसलिए नहीं की थी कि आवाम रोज कहेंगे कि ये हुकूमत में है और अपनी करप्शन को इन फ्यूचर छिपाने के लिए ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। फिर जब ये पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जब 18वीं तरमीम की तो इस तरह की वो बात कर रहे थे तो मियां नवाज साहब ने जवाब दे दिया था। इशू ये है कि हम नैब की बींट 1999 से चढ़ते रहे हैं, सजाएं भुगतते रहे हैं, और आज भी आप ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज साहब जब नैब कोर्ट ने इनको सजा दी थी तो मियां नवाज साहब लंदन में अपनी बीवी को मौत व हयात की कशमकश में छोड़कर आए थे, मरियम बीबी अपनी वालदा को छोड़कर पटियाला जेल आए थे, और आज ये देखें कि ये चूड़ी खाने वाले मजनू जो है ये कहते हैं कि फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आएगी। तो मुझे बताएं कि हमजा शबाशी जो 11 साल के अंदर है को फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आई थी, और आज जवेल लतीफ इनकी पेशी भूत के आए हैं। फिर शबाशी साहब 5.5 माह गिरफ्तार रहे हैं, उन्हीं केसेस में दोबारा उनको बुला रहे हैं कि वो कोरोना पर बात ना करें, वो अवामी इश्यूज की बात ना करें, वो गवर्नमेंट की करप्शन की बात ना करें। और देखना अपोजिशन लीडर कैसा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने वाला एक शख्स है कि जो कहता है कि मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करेगा, ना कानून को मानता है, ना आइन को मानता है, और ना ही अदारों का इज्जत एहतराम करता है। अब अगर सिंध गवर्नमेंट कोरोना पर काम करती है तो ये उनको नहीं मानते। ये जुल्फी बुखारी साहब को माशाल्लाह आप जानते होंगे, ये ड्यूअल नेशनैलिटी रखने वाला पाकिस्तान की कैबिनेट का मेंबर है, और ऑनरेबल कोर्ट्स ये डिसीजन दे चुकी हैं, बल्कि 2 हमारे सेनेट के मेंबरान की उन्होंने सिर्फ इल्जाम पर रुकनीत खारिज की थी कि वो नेशनल है फॉर। अच्छा राना साहब, हम फिर डिट्रैक्ट हो रहे हैं, हम फिर और तरफ जा रहे हैं, सवाल फिर वहीं पे वापस उसको ले आते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ नैब के बारे में बात करना चाह रहे हैं। असल भाई हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, इसको कौमी असम्बली में डिस्कस होना चाहिए। नैब कवानीन को कौमी असम्बली में बहस होनी चाहिए, तमाम पार्टीज के मेंबरान उस पर राय दें। नहीं तो उस पर कमेटी तो बनी भी है कौमी असम्बली के अंदर भी, जो पिछला उनका ऑर्डिनेंस आया था उन्होंने कोशिश की थी कि उसको वो बिल की सूरत में पास करवा लें, तो उसके लिए कमेटियां तो बन गई थी, उसमें चला भी क्या था। भाई हसन साहब मैं अर्ज करूंगा, फॉरेन फंडिंग केस है, गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब होते हुए खुद कोर्ट में जाते हैं कि उस पर डिस्कस ना हो,
BRT का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने टेक अप किया और FIA की रिपोर्ट देने को कहा, उसके खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं। मुझे मेरा ख्याल है राना साहब की आवाज असासे पेश क्यों नहीं करते कौम के सामने? खुद इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अपने से इंसाफ शुरू करूंगा, तो अब मुझे बताएं कि ये आटा चीनी के अलावा अब जो बिजली मेगा स्कैंडल आ चुका है जिसमें बाबर नदीम साहब इनके कैबिनेट मेंबर हैं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, रजाक दाऊद साहब इनके कैबिनेट मेंबर हैं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये रियासत जो होती है ना, रियासत हर शख्स की मां की हैसियत की रखती है, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट इदारों को इस्तेमाल कर रही है, मीडिया को मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस दौर में टारगेट किया गया है, मीडिया हाउसेस के ड्यूज नहीं दिए जा रहे, मीडिया पर्सन, कैमरामैन, फोटोग्राफर को जिस तरह मैं समझता हूँ पुरसाने हाल कर दिया गया है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसकी जिम्मेदारी ये मौजूदा हुकूमत है। और अब कोरोना के नाम पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और इमरान खान साहब जो है वो डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन किट्स नहीं दे रहे। आज भी डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, वो कहते हैं कि हमने मरीजों का इलाज करना है, हमें प्रोटेक्शन किट्स प्रोवाइड की जाए। राना साहब, लेकिन वो ऐसे ही है ना कि हम एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं, ये तो डेवलप मुल्कों के अंदर भी कोई किट्स वगैरह का मसाइल चल रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि वहां तक नहीं दी जा पा रहे। तो हम तो एक छोटा सा गरीब सा मुल्क है ना, हमारे तो फाइनेंसेस भी इतने नहीं, ये भी तो सोचना चाहिए ना। ऐसे नहीं है, हम गरीब मुल्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान देखना 210 कंट्रीज में ये कोरोना आया है, लेकिन हर जगह पे टेस्ट हो रहा है। पंजाब के अंदर आप देख लें कि ये 5,500 से क्रॉस कर चुके हैं। अब अगर पूरे पाकिस्तान में ये हमारी सपोर्ट की है चाइना में, और मैं हसन साहब आपकी वसात से डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूं, और उनके बाद अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन मोहम्मद अफजल साहब को जो चेयरमैन NDA में है कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और आप कंपैरिजन कर लें इस्लामाबाद के केसेस, बलूचिस्तान के केसेस, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के केसेस, और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में हमारी हुकूमत है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के प्राइम मिनिस्टर राजा फरूख साहब दिन रात काम कर रहे हैं। और उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में हमारे चीफ मिनिस्टर राजा हफीजुर रहमान साहब काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, कर्फ्यू और इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को बहाल कर दिया है। लेकिन अर्ज करना चाहता हूँ जो महंगाई, रमजान मुबारक की आमद है, और मैं आपको और आपके टीवी चैनल को अप्रिशिएट करता हूं कि कल देखना एक हफ्ता पहले नींबू मार्केट में 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तक थे, आज 600 रुपए किलो हो चुके हैं। इमरान अहमद खान साहब आपने तो राना साहब वो लीमू इमरान खान साहब तो नहीं महंगे कर रहे ना राना साहब, वो तो मेरे और आप जैसे ताजर हैं जो महंगे कर रहे हैं। महंगा कर नहीं, ना आप महंगे कर रहे हैं ना मैं महंगा कर रहा हूं। तमाम सूबों में चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, IG मौजूद है। आपकी बात ठीक है प्राइस कंट्रोल की, लेकिन देखे ना एक चीज ऐसी है जिसकी सप्लाई नहीं है तो वो कैसे उसकी प्राइस, फिर तो प्राइस जो हसन भाई ये मेरा हल्का शाहकोट वार्ड बटन है, वहां पर नींबू पैदा होता है। इशू ये है कि जो सब्ज मंडी में प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो कहाँ पे है, इंतजामिया कहाँ पे। हम शबाशी साहब के होते हुए यकीन करेंगे सर्दियों में 6:30 बजे हम सब्ज मंडी में थे, हमारी ड्यूटी लगती थी। और आज कोरोना करते हुए ये कोरोना सिर्फ दो सबब बने हैं फैलने के, एक ताफ्तान और दूसरा जब ये लाइनों में खड़े करके हजूम पैदा किए गए, ये जो पे ड्रामा किया, ये पैसे तो। अच्छा राना साहब, हमने इतनी सारी बातें कर ली। हमारे साथ PTI के दोस्त हैं नदीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। नदीम साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मुझे नदीम साहब, हेलो नदीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आप आवाज आई है जी। जी नदीम साहब, वेलकम टू द शो। नदीम साहब, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है। बात यह है कि आप नैब की जो कवानीन हैं उसमें आपने एक ऑर्डिनेंस लाया, लोग कह रहे हैं कि आपने अपने लोगों को फ़ायदा दे दिया, और अब वो चूंकि फ़ायदा ख़त्म हो गया तो अब टाइम आ गया अपने मुखालफिन को दबाने का, तो अब आपने नया ऑर्डिनेंस जो है वो आप उस तरह का नहीं लेके आएंगे, ऐसी बात है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि चीजों को अपनी मर्जी से अज्यूम करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई शख्स प्रीमेच्योर कोई बात करता है तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। पहली बात यह है कि आप नैब ऑर्डिनेंस 2019 को देखें, पढ़ें गौर से। उसके हवाले से बहुत सारी चीजें ऐसी मिस कोट की गई मार्केट में जो नहीं थी उस पर।
वो ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान का ताजिर ये कहता था कि जी मुझे नैब, जी 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 नदीम साहब, तो जो एफपीआर से मुतालिक जो केसेस थे उसकी अथॉरिटी एफपीआर को दी गई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वो गुड फेथ में भी काम करता था और उसकी किसी भी मतलब उसमें उसका डिसऑनेस्टी ना भी हो और काम गलत हो जाए तो उस पर भी केस बना करता था, उसको भी रिव्यू किया गया उस ऑर्डिनेंस में। तो मैं समझता हूँ वो उस ऑर्डिनेंस में अपनों या गैरों की बात नहीं थी, हर उस शख्स को फायदा हुआ जो शख्स गुड फेथ में काम करते हैं। आपने लोग कहते थे जी ड्रैकोनियन लॉज है, नैब ऑर्डिनेंसेस की वजह से पूरी मशीनरी जैम है, ना ताजिर काम कर सकता है। वो ताजिर को ट्रेडर को फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो ऑर्डिनेंस बनाया गया था। अब ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत होती है, वो ऑर्डिनेंस की मुद्दत पूरी हो गई। तो मैं समझता हूँ हमें हमारे ताजिर ने, हमारे हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट ने जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में लोग बैठे होते हैं उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था और वो इक्वली सबको ट्रीट करता था। उसमें अपने पराये का दोष नहीं था। चीजों को मीडिया के जरिए अगर हम सही तरह लोगों तक पहुंचाएंगे तो हम इस मुल्क की, लेकिन नदीम साहब आप ये नहीं करेंगे समझते कि आपकी जो अपनी पार्टी थी विद इन द पार्टी उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ बहुत ज्यादा बात की गई। आपका जो वोट बैंक है, जो एंटी करप्शन के नाम पे वोट बैंक आपका है, जो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन्होंने सोचा कि शायद आप कुछ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और कुछ लोगों को फायदा देना चाहते हैं, इसलिए आपकी विद इन द पार्टी बहुत ज्यादा था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ये जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो नया ऑर्डिनेंस आएगा उसमें बहुत सारी ऐसी शिकें जो हैं जो आपने पिछले वाले में लेके आए थे वो निकाल दी जाएंगी, क्योंकि जो फीडबैक आया विद इन द पार्टी वो इस तरह का था जिसमें कहा गया कि ये हमारा जो बेसिक मकसद है, हमारा तो मकसद ही ये है कि हमने मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है, उससे बड़ा मुतसादम सा लग रही है बात। मैं आपको अर्ज कर दूं, बहुत सारी चीजें जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने के लिए जाती हैं तो उसके फीडबैक को मद्देनजर रखना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हम खुदा न खासा किसी भी तरह किसी करप्ट शख्स को रिलीफ देने का सोचे। इमरान खान साहब ने अपनी 22 साल स्ट्रगल में, 24 साल स्ट्रगल में इसी बात पर सारी स्ट्रगल की कि हमने इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है। और तरक्की याफ्ता ममालिक करप्शन के साथ तरक्की याफ्ता कभी नहीं हो सकते, हमेशा पसमानदगी में रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जमात के अंदर एक डेमोक्रेटिक माहौल है, हम किसी भी चीज पर एक ऐसी राय दे सकते हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि हम खास स्पेसिफिक लोगों को रिलीफ दें। माजी में तो होता रहा है कि 24 घंटे के लिए ऑर्डिनेंस बनाए गए और चीजों को इंपोर्ट करके और फिर उन ऑर्डिनेंसेस को खत्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये कल्चर, इसी कल्चर ने पाकिस्तान में एक बहरान की कैफियत पैदा की है कि ताकतवर शख्स समझता है तो उसको कोई कानून उसको गिरफ्त में नहीं ला सकता, और एक साइकिल चोर, एक छोटा गरीब आदमी समझता है कि तमाम कवानीन और तमाम ज़ाब्ता अखलाक उसके लिए बने हुए हैं। मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी पॉलिसी होगी वो यूनानिमसली होगी, सबके लिए होगी। जो शख्स कानून की पाबंदी करेगा, कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, जो शख्स अपने आपको अबव दी ला समझेगा, आपके सामने सारे नतीजे आ जाएंगे करीब इंशाअल्लाह। अच्छा, ये लेकिन ये बताइएगा कि वो 25 अप्रैल को रिपोर्ट जो आनी थी फॉरेंसिक ऑडिट की वो तो आई नहीं है, नैब भी कह रहा है कि हम उसको टेकअप करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैब की टेकअप करने और रिपोर्ट आने के दरमियान में गवर्नमेंट सोच रही हो कि सब लोग भूल जाएंगे, मीडिया किसी और तरफ लग जाएगा और फिर दोबारा बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा न्यूज़ साइकिल तेज तेज चलता है ना, तो शायद गवर्नमेंट इस पर बैठ कर रही है कि ना आटे और चीनी का जो बहरान है उसकी बात नहीं की जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप उसके अंदर जो है अब नैब के पास चला जाएगा, लंबी लंबी डेट्स पड़ेंगी, ऑपोजिशन के केसेस तो फौरन सुने जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो केसेस हैं वो हमने जो पास्ट में देखा वो यही है कि नैब के अंदर कई महीनों के अंदर केसेस ही नहीं सुने जाते उनके। देखिए, ये इस चीज पे तो पूरी डिबेट हो सकती है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो चीजों को जो प्रोलॉन्ग होता है उसे इंसाफ पहुंचता है नहीं पहुंचता, ये तो पूरा टॉपिक है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ये हर सूरत मंजर आम पर आएगी। और देखें, फॉरेंसिक में कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं वो आप और मैं नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। माजी में जब ये सब्सिडी दी जाती थी शुगर पे, तो ये इसमें कोई एक पार्टी के लोग या कोई एक ग्रुप नहीं था, इसमें बहुत बड़े बड़े तकड़े ताकतवर लोग हैं जिनके बारे में तस्वुर भी नहीं था कि उनको कभी चेक किया जाएगा। और हाँ, इस फॉरेंसिक के जरिए ये भी साबित होगा कि कौन लोग ऐसे हैं जो खुदा न खासा किसी इलीगल काम में मुलविस नहीं है, और एक रेगुलर प्रैक्टिस चल रही थी ये इसकी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये इतना बड़ा स्टेप लिया कि इस रिपोर्ट को शाया होने दिया, तो फिर इसके फॉरेंसिक के मराहिल की मुकम्मल होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोग कसम ये बात नहीं है कि हम इसको तारीफा कर रहे हैं, अगर यही प्लान होता
तो ये रिपोर्ट फिर आनी नहीं थी। माजी में तो अपनी हुकूमतों के खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन तक के रिकॉर्ड को चले पूरी बिल्डिंग। ठीक है नदीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर चीज का एक आगाज होना होता है। चलिए अच्छी काम का आगाज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत करे तो क्या ही बात है। हम भी हसन साहब जी 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 हेलो, मेरा ख्याल है हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब थे, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोहेल बलोच थे, हमारे नुमाइंदा जो नैब को कवर करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको अकाउंटेबिलिटी तो करनी है। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे मैकेनिज्म मौजूद हैं। सरकारी अफसरान के लिए एंटी करप्शन है, उसके ऊपर FIA भी करती है, अब नैब का भी एक ऑर्डिनेंस है। अब सवालात ये हैं कि जो इसका सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उससे हमें फ़ायदा क्या हासिल हुआ। जितने सालों से नैब काम कर रहे हैं, छोटे मोटे जो लोग हैं, कुछ सरकारी मुलाजमीन थे, उनको सजाएं हुई, उनसे कुछ पैसे रिकवर किए गए। इक्का दुक्का कुछ सियासतदान भी थे जिनसे पैसे रिकवर किए गए, लेकिन बाकी जो है अभी तक जो हम देखते रहे वो सिर्फ खबरों की जीनत ही बनते रहे। खबरों की हेडलाइंस होंगी, अखबारों की हेडलाइंस हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, ये है नैब की वो कारकर्दगी। हमें सॉलिड कारकर्दगी अभी तक नज़र नहीं आई। हमें वो बिलियंस जिसके बारे में हमें वादा किया गया कि हमें वापस लौटाए जाएंगे, चाहे वो सियासतदान थे करप्ट जो थे, चाहे वो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो करप्ट बिजनेसमैन थे जिन्होंने रियासत की कुर्बत का फ़ायदा उठाकर फ़ायदे उठाए और अपने आप को अमीर किया। अब बात यह है कि बातों की हद तक तो सब बातें अच्छी लगती हैं, अखबारों की भी खबरें बनती रहती हैं, लेकिन कॉन्क्रीट जो है स्टेप्स वो नैब अभी तक नहीं ले पाई। अगर नया ऑर्डिनेंस आता है, हुकूमत एक लेके आती है, उसमें अगर हुकूमत किसी को रिलीफ भी देना चाहती है तो ज़रूर दे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, जिन्हें 13-13 महीने जेल में रखा जाता है, जब वो इनोसेंट करार दे दी जाते हैं, जब अदालतें उनको बरी कर देती हैं, तो उनका जो टाइम वेस्ट किया गया, उनके साथ जो ज्यादती की गई, उसका मदावा कौन करेगा। इस सिस्टम के अंदर ये जो भी कवानीन है, इसके अंदर इसकी भी कोई गुंजाइश पैदा करनी चाहिए कि किसी के साथ अगर ज्यादती की गई हो और इस तरीके से की गई हो कि उसके खिलाफ 20-25 महीने के बाद जाकर पता चले कि वो केस ही नहीं था और उसको टेलीविजन के ऊपर भी जलील किया गया, अखबारों में भी किया गया, तो उसके पास भी कोई रिकोर्स हो अपने नाम को क्लियर करने के लिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।